हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपने आप को सुरक्षित रख रहे होंगे। तो चलिए इस महामारी को ध्यान में रखते हुए इस अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कांगो ने हालिया इबोला प्रकोप का अंत होने की घोषणा कर दी है। क्या किया है कि वहाँ पे जो इबोला का प्रकोप था वो 12वें स्टेज पे था, जिसको उसने क्या किया कि समाप्त होने की घोषणा कर दी। यहाँ पे बता रहा है कि 12वें इबोला प्रकोप का अंत होने की घोषणा कर दी है। ठीक है। ये देखिए ये कब से स्टार्ट हुआ था। और जैसे मैं बता रहे हैं यहाँ पे कि 7 फरवरी 2021 को देश में इबोला प्रकोप घोषित किए जाने के बाद से कुल 12 मामले आए थे। 7 फरवरी 2021 को क्या आए थे, देखिए ये डेट याद करना बहुत जरूरी है। प्रीलिम्स के व्यू से एसएससी, यूपीएससी, पीसीएस, ये सारे एग्जामों के लिए ये डेट बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है। तो 7 फरवरी 2021 को क्या था, देश में 12 मामले सामने आए थे। कितने मामले आए थे? 12 मामले सामने आए थे। ठीक है। तो आगे चल 12 मामले आए थे। ठीक है। इसको कितने दिनों में कंट्रोल कर लिया गया? इसको मात्र 3 महीने में कंट्रोल कर लिया गया। कितने महीने में मात्र कंट्रोल कर लिया गया? 3 महीने में कंट्रोल कर लिया गया। ठीक है। तो इसको काफ़ी अच्छा एक रिस्पांस मिला। अच्छा, इसको कह सकते हैं कि वहाँ की टीम मिलकर ने इसको 3 महीने के अंदर इस वायरस को क्या किया, कंट्रोल कर लिया। तो इस पे अच्छी बात है। देखिए इबोला के बारे में कुछ जानकारियाँ हासिल करते हैं। तो देखिए इबोला क्या है। इबोला एक विषाणु रोग है। इबोला क्या है? विषाणु रोग है। ये देखिए जितने भी ये छोटी छोटी बातें हैं, ये सब जितने भी मतलब वन वर्ड टाइप के क्वेश्चन में क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसको याद रखिएगा। ठीक है। इबोला क्या है? विषाणु रोग है। ठीक है। ये क्या है? तो मनुष्यों के फैलने वाली एक घातक बीमारी है। इसके इसके लिए पहले इबोला रक्तस्रावी बुखार के रूप में जाना जाता था। क्या था? इबोला एक बुखार के रूप में जाना जाता था, जो कि एक विषाणु रोग की तरफ फैलता है। ठीक है। तो इसको ध्यान से याद रखिएगा। थोड़ा तेज बोल रहा हूँ, कारण है तेज बोलने, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए ज़रा तेज में बोलना पड़ता है। ठीक है। देखिए अब ये कह रहा है कि इबोला कैसे फैलता है। तो देखिए इबोला कैसे फैलता है। तो इबोला का फैलाव है कि यह वन्य जीवों से मनुष्यों में आता है, वन्य जीवों से मनुष्यों में आता है, और फिर मनुष्यों से मनुष्यों को फैलता है। जैसे में आप कोरोना वायरस को देख रहे हैं कि मनुष्यों से मनुष्यों में फैल रहा है, तो वैसे इसमें थोड़ा सा जैसे में देखे कि मनुष्य से मनुष्य में तो फैलता ही है, लेकिन ये पहले मनुष्य में वन्य जीवों के माध्यम से मनुष्य में फैलता है। ठीक है। आगे चलते हैं। इस बीमारी से देखिए मोर्टेलिटी रेट क्या है, यानी मरने की मृत्यु दर क्या है इसकी। तो देखिए मृत्यु दर इसकी लगभग 50% होती होती है। ठीक है। इस बीमारी के पिछले प्रकोप के दौरान संक्रमित मामलों में मृत्यु दर 25% से 90% तक परिवर्तित होती रही है। कितने रहा है? 50%। ठीक है, पहले था ये, लेकिन बाद में ये कितना हो गया? 25% से लेकर कितना, 90% तक। ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। इसका मोर्टेलिटी रेट क्या है, ये एग्जाम में पूछा था कि इबोला वायरस है, मृत्यु दर में क्या कितने परसेंटेज है कि कितने इस पे मृत्यु हुई, कि औसतन इबोला वायरस से मृत्यु दर के क्या परसेंटेज रहा है। देखिए यहाँ पे बता रहा है इबोला वायरस है ये। देखिए ये इबोला वायरस है, और ये जिस कंट्री में फैला उस कंट्री का यहाँ पे बताया गया है। तो इसको ध्यान से देखें आप। इसको आप जाकर मैप में ढूंढ सकते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं। फिर यहाँ पे लिखा हाउ टू स्पीड ट्रीटमेंट, इस सब के बारे में बताया गया है। ठीक है। तो क्लास लंबा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा चर्चा करना जरूरी नहीं है। आगे बढ़ ये आगे देखते हैं एशियाई विकास बैंक के बारे में, यानी एडीबी के बारे में। तो देखिए एडीबी एडीबी क्या है। एडीबी यह एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। एडीबी क्या है? एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को स्थापित किया गया था। कब? देखिए ये डेट इंपॉर्टेंट है कि एडीबी की स्थापना कब हुई थी। 19 दिसंबर 1966 को ये इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे? इसका मुख्यालय मनीला यानी फिलीपींस में है। मुख्यालय कहाँ पे है? फिलीपींस में है। इसे संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षक का आधिकारिक दर्जा प्राप्त है। किसे क्या प्राप्त है? संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षक का आधिकारिक दर्जा प्राप्त है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको याद रखना एकदम जरूरी है। एग्जाम में डायरेक्ट डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए एशियाई विकास बैंक की सदस्यता। देखिए वर्तमान में एडीबी में 68 सदस्य हैं, जिनमें से 49 एशिया प्रांत क्षेत्र के हैं। कितने सदस्य हैं एडीबी में? एडीबी में फिलहाल में 68 सदस्य हैं, लेकिन 49 सदस्य जो क्या है, प्रॉपर एशिया के हैं। ठीक है। तो ये जरूरी है, इनको याद रखना एकदम जरूरी है, इसलिए इसको याद रखिएगा ध्यान। देखिए एशियाई विकास बैंक को क्या विश्व बैंक के तर्ज पर स्थापित किया गया है। क्या है? विश्व बैंक के तर्ज पर स्थापित किया गया है। इसमें विश्व बैंक के समान ही भारतीय मतदान प्रणाली होती है। देखिए इसमें भी क्या होता है कि जैसे में भारत में चुनाव होता है, वैसे ही इसमें भी चुनाव होती है। ठीक है। जिसमें किसी सदस्य राष्ट्र के मताधिकार का निर्वाचन बैंक की अधिकृत पूंजी में उस राष्ट्र के अंश के आधार पर किया जाता है। ठीक है। जैसे मैं मान लीजिए इंडिया में चुनाव हो रहा है, जिसका मत ज़्यादा होगा वो जीतेगा, उसको
वहाँ का मतलब एक आधिकारिक दर्जा दिया जाएगा। उसी प्रकार इस बैंक की है कि बैंक की मतलब क्या बोलते हैं, बैंक का जो रख रखाव का जिम्मेवारी होता है, बैंक की सदस्यता होती है, उसी प्रकार इसकी सदस्यता का बारे में बताई गई है। तो देखिए 31 दिसंबर 2019 तक एडीबी के 5 सबसे बड़े शेयर धारक जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों देशों में प्रत्येक के पास कुल शेयर का 6% था। ठीक है, कुल शेयर का कितने प्रतिशत से 6%, इनके पास 6% है। और पीपुल्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना के पास कितना 6.4% इसकी हिस्सेदारी है। और 6.3% ऑफ ऑस्ट्रेलिया के पास है। सॉरी, भारत के पास 6.3% और ऑस्ट्रेलिया के पास 5.8% इसका शेयर धारक है। ठीक है, देखिए इसकी भूमिका क्या है। इसकी भूमिका ये है कि एशिया विकास बैंक की भूमिका क्या है। यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे कि किसके पास कितना शेयर है एडीबी का। तो भारत चाइना के रिपब्लिक ऑफ चाइना के पास 6.4% है, भारत के पास 6.3% है, ऑस्ट्रेलिया के पास कितना है 5.8% है, और अमेरिका के पास कितना है 6% है। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए एडीबी का मुख्य उद्देश्य क्या है। एडीबी का मुख्य उद्देश्य ये है कि ये गरीबों को मतलब गरीबी को लिए बनाया गया था। ये बैंक गरीबी कम करने के लिए बनाया गया था। इसमें बताया गया कि एशिया विकास बैंक एशिया और प्रशांत क्षेत्र में समावेशी आर्थिक विकास, पर्यावरण रूप से संवहनीय विकास और क्षेत्रीय एकीकरण के माध्यम से गरीबी को कम करने के लिए समर्पित है। ये क्या है, गरीबी को कम करने के लिए समर्पित है। ठीक है, इस बैंक को इसी उद्देश्य से बनाया गया था कि ताकि गरीबी कम किया जाए। और गरीबी कैसे कम किया जाएगा कि इसमें ताकि आप जाएं इसके लोन के विभाग से इसको कम करने की इसमें बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त है। आप इस आगे इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको प्रॉपरली इसको बनाया गया था कि ऋण के माध्यम से। ठीक है, इसको ऋण के माध्यम से बनाया गया था ताकि कि गरीबी दूर किया जा सके। इसको बेहतर प्रबंधन आदि क्षेत्र में निवेश के माध्यम के कार्यान्वित किया जाता है। ठीक है, तो इसको इसी कारण से गरीबी हटाने के लिए इसको इस बैंक को बनाया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है काचिन जनसमूह। काचिन जनसमूह क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। तो आइए देखते हैं काचिन जनसमूह के बारे में। देखिए काचिन जनसमूह के बारे में आके जानते हैं हम। देखिए ये कह रहा है कि ये उत्तरी म्यांमार के काचिन राज्य की काचिन पहाड़ियों और पड़ोसी देश के चीन के यूनान प्रांत तथा पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश असम में निवास करने वाले जातीय समूहों का एक संघ है। देखिए कहाँ कहाँ का है ये, अरुणाचल प्रदेश, असम और जो यूनान प्रांत है, चीन का जो यूनान प्रांत है पूर्वोत्तर भारत का। ठीक है, इन सभी जैसे में अरुणाचल प्रदेश हुआ, असम हुआ, असम में निवास करने वाले इनके जनजातीय समूह का एक संघ है जिसे काचिन जनसमूह कहते हैं। ठीक है, काचिन जनसमूह शब्द का उपयोग प्रायः चीन के जिंगपो, ठीक है याद रखिएगा, काचिन जनसमूह कहाँ से है, चीन के जिंगपो लोगों के एक उप समूह के रूप में किया जाता है। क्या किया जाता है, चीन के जो जिंगपो लोग के एक उप समूह के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो चर्चा में ये क्यों आया है। देखिए चर्चा में इसलिए आया कि म्यांमार की सेना है, सैन्य है जो सरकार के खिलाफ काचिन राज्य और देश में अन्य जगहों पर विरोध जारी है। ठीक है, देश के जो वहाँ पर अनेक जो जगह है वहाँ पे विरोध जारी है। इसके लिए यह न्यूज़ जो है चर्चा में बना हुआ है। ठीक है, आप मैप के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि जैसे में देखिए चाइना में है ना कि जैसे में यहाँ पे क्या है कि आप हिंदू मुस्लिम चाहे जो भी है कि यहाँ पे अच्छी तरह से आप रह सकते हैं। मतलब थोड़ा सा यहाँ पे कहे तो आज़ादी है, लेकिन वहाँ पे चाइना में क्या है कि मुस्लिमों को जो है ना वहाँ पे दबाया जा रहा है, जैसे में कंप्रेस किया जा रहा है, वहाँ पे उनको धीरे धीरे बेचा जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है मुस्लिमों को लेकर, और बहुत सारे रीजन है वहाँ पे। आइए आगे बढ़ते हैं। G7 द्वारा चीन के खिलाफ एक सामूहिक मोर्चा बनाने का प्रयास। तो G7 द्वारा सामूहिक मोर्चा इसलिए बनाया जा रहा है कि देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि चीन है कि आस्ते आस्ते सारे जगहों पे अपना मतलब पैर पसारते जा रहा है। तो इसके खिलाफ इन 7 देशों ने मिलकर एक प्रतिबंध लगाने का एक अपना मोर्चा तैयार किया है। तो इसके बारे में आगे देखते हैं क्या बता रहा है। कह रहा है कि हाल ही में विश्व के 7 समृद्ध लोकतांत्रिक देशों द्वारा विदेश मंत्रियों की 2 वर्ष में पहली बार हुई व्यक्तिगत रूप से वार्ता में उत्तरोत्तर आक्रामक होते चीन के खिलाफ एक सामूहिक मोर्चा बनाने पर चर्चा की गई है। मैंने बताया कि क्या है कि चीन के जो फैलता कारोबार है, जो पैर पसार रहा है, उसके खिलाफ एक कार्रवाई करने के लिए 7 देशों का एक समूह बनाई है। ठीक है, इस हाल के बैठक में ईरान और उत्तर कोरिया पर परमाणु कार्यक्रमों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है।
जो परमाणु कार्यक्रम क्या ईरान और कोरिया ने, उत्तर कोरिया ने शुरू किया था, उस पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। संबंधित कारण क्या है, देखिए संबंधित कारण क्या है, इस पे देखते हैं हम। कह रहा है कि चीन के बढ़ते सैन्य और आर्थिक दबदबे तथा देश और विदेश में अपने प्रभाव को बढ़ाने की इच्छा के कारण पश्चिमी लोकतंत्रों में बेचैनी बढ़ी हुई है। देखिए चीन क्या कर रहा है कि चीन हर एक तरफ अपना सैन्य बल बढ़ाते जा रहा है, जिसमें जो पश्चिमी जो लोकतांत्रिक देश है वो उनमें क्या बेचैनी बढ़ती जा रही है कि कहीं मेरे देश पे भी आके ये आक्रमण ना कर दे या मेरे जो इलाका है उस पर कब्जा ना कर ले। तो जाहिर सी बात है कि जिसके पास पावर है वहीं आज के डेट में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। तो अपना पैर पसारते जा रहा है चीन। तो इन सभी को लेकर पश्चिमी जो लोकतांत्रिक देश है उनको बेचैनी बढ़ी हुई है कि कहीं चीन आगे कुछ गड़बड़ न कर दे। ठीक है, बैठक में परिणाम क्या निकला, देखिए बैठक में परिणाम यह निकला कि अमेरिका ने सिंजियांग जो वहाँ का जगह है सिंजियांग क्षेत्र का हांगकांग में नागरिक अधिकार के खिलाफ कठोर नीति को लेकर चीन पर दबाव बनाने के लिए ब्रिटेन के साथ मजबूत सहयोग का वादा किया। लेकिन सिंजिंग क्षेत्र में चीन द्वारा 1 मिलियन जो उसको बोलते हैं उयुधुर तथा अन्य मुस्लिमों को कैद किया गया है। जैसे मैंने पहले बताया कि वहाँ पे जो उयुधुर जो मुस्लिम है मुस्लिम प्रजाति हैं उनको क्या किया जा रहा है वहाँ पर मतलब अगर आप देखें तो उनको नरसंहार की तरह उनको मैंने बताया ना कि उनको एक जैसे में कंप्रेस किया जा रहा है, उनको बेचा जा रहा है, उनको काटा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। ठीक है, जैसे में आप देखते हैं कि कहीं पे काट मार चलता है, कहीं पे आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे कि कैसे अपने काम कराने के लिए पहले मजदूरों को बेच दिया जाता था। वैसे ही वहाँ पे ब्रिटेन में चाइना में क्या किया जा रहा है, इन मुस्लिमों को क्या किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है कि ब्रिटेन ने बीजिंग के उसकी प्रतिबद्धताओं का पालन करने की मांग की, जिसमें हांगकांग पर किए गए वादे भी शामिल हैं। लंदन द्वारा वर्ष 1997 में अपने उपनिवेश हांगकांग को चीन के लिए सौंपे जाने से पहले चीन ने हांगकांग के लिए एक अलग प्रणाली का वादा किया था। ठीक है, पहले वहाँ पे क्या था, ब्रिटेन का था दबदबा और बाद में उसको चाइना को सौंप दिया गया था। तब हांगकांग में आप देख ही रहे, न्यूज़ आप देखते होइएगा कि कितना वहाँ पे चाइना में क्या जोर ज़बरदस्ती चलता है। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। फिर बता रहा है कि G7 क्या है। देखिए G7 क्या है, G7 की स्थापना वर्ष 1975 में हुई थी। देखिए ये एकदम इम्पोर्टेंट है, G7 की स्थापना 1975 में हुई थी। ठीक है, मूलतः इसमें आठ देश शामिल थे इसमें। ठीक है, 8 देश शामिल थे, लेकिन बाद में रसिया को इस देश से इस समूह से क्या किया, बाहर कर दिया गया। ठीक है, क्या किया गया, बाहर कर दिया गया। तो फिर ये लास्ट में क्या हो गया, G7 बन गया। G7 शिखर सम्मेलन में यूरोपीय संघ तथा निम्नलिखित देशों के प्रतिनिधि एकत्र होते हैं। कनाडा, फ्रांस, देखिए कौन कौन सा देश है इसमें, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, ये कितने देश हैं, 7 देश इसमें शामिल है। देखिए यहाँ पे ये देश याद रखना एकदम जरूरी है। ठीक है, फिर कह रहा है G7 का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो G7 का प्रमुख उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर चर्चा और विचार विमर्श करना। ठीक है, क्या करना, चर्चा और विचार विमर्श करना। चलिए इसको थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं कि आपको पढ़ने में भी आसानी होगी। ठीक है, आइए देखिए आप कि इसमें कौन कौन से देश हैं। उसके बाद बता रहा है G7 का प्रमुख उद्देश्य क्या है, ये भी आप समझे। फिर कह रहा है कि G7 का G8 में रूपांतरण। ठीक है, G7 का G8 में रूपांतरण। तो वर्ष 1998 में रूस और औपचारिक रूप से G7 समूह में एक सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया था। ठीक है, इसके पश्चात G7 समूह G8 में परिवर्तित हो गया। देखिए मैंने बताया कि G7 से G8 बना था, जिसमें रसिया को शामिल किया गया था, लेकिन बाद में रसिया को क्या किया गया, हटा दिया गया। कब हटाया गया, देखिए वर्ष 2014 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा पूर्वी यूक्रेन में रूसी सैनिकों की तैनाती तथा क्रीमिया पर कब्जे को लेकर अन्य G8 राष्ट्रों ने इन कार्यवाहियों की कड़ी आलोचना की। क्या किया था, क्रीमिया पर रूस ने आक्रमण कर दिया था, कब्जा कर लिया था, जिससे इन सभी 7 देशों ने एक निंदनीय की और यहाँ से क्या किया, रसिया को बाहर निकाल दिया। फिर कह रहा है G8 समूह अन्य राष्ट्रों द्वारा रूस की इन कार्यवाही परिणाम स्वरूप रूस के जो G8 समूह से निलंबन करने का निर्णय किया गया तथा वर्ष 2014 में पुनः G7 समूह बना। तो आप देख सकते हैं कि G7 से G8 कैसे बना।
G7 से G8 रसिया को शामिल होने से बना 1998 में, लेकिन 2014 में G8 में से क्या हुआ, 2014 में रसिया ने यूक्रेन के क्रीमिया पे आक्रमण करके कब्जा कर लिया, जिससे 2014 में इसको हटा दिया गया। फिर 2014 में हटाने से क्या हुआ, G7 से ये फिर G8 से G7 में बदल गया। तो आप देख सकते हैं ये G7 की जो देश हैं, ठीक है। ये देखिए यूएस, इटली, जापान, कनाडा, फ्रांस, यूके, जर्मनी और रसिया। रसिया को क्या किया गया, बाहर कर दिया गया। पहले कितने थे, 7 थे, एक लास्ट में रसिया जुड़ा 8 हुआ, लेकिन बाद में क्या किया गया, रसिया को फिर यहाँ पे हटा दिया गया। ठीक है, तो ऐसा ही आप कृपया अपने सेहत का ध्यान रखें और इस करंट अफेयर को देखें, ताकि आपको हर एक एग्जाम में फ़ायदा मिले। जैसे आपको हर एक प्रकार के एग्जाम में इससे फ़ायदा मिलेगी, ताकि आप करंट अफेयर आपका अपडेट रहे।